नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। देश भर की अदालतों में 5,600 से अधिक पद रिक्त हैं। केंद्र सरकार ने पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए SASCI योजना के तहत 3,296 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने ग्लोबल आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख किया। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ पोत कार्यक्रम CPP का समर्थन किया। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने परमाणु तकनीकों की भूमिका को रेखांकित किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। देश भर की अदालतों में 5,600 से अधिक पद रिक्त हैं। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों में न्यायपालिका में वर्तमान में 5,600 से अधिक रिक्तियां हैं। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के 2 पद, हाई कोर्ट्स यानी HC में न्यायाधीशों के 364 पद और जिला न्यायालयों में न्यायाधीशों के 5,245 पद रिक्त हैं। चलिए सबसे पहले रिक्तियों के लिए जिम्मेदार कारक पर बात करते हैं। पहला है समय समय पर पदों का रिक्त होना। इसकी मुख्य वजह है सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, निधन, न्यायाधीशों की पदोन्नति, न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में वृद्धि होना आदि। दूसरा है अधिक समय लेने वाली कॉलेजियम प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रक्रिया से होती है। इस प्रक्रिया के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच निरंतर सहयोग आवश्यक है। साथ ही अलग अलग सरकारी एजेंसियों से परामर्श एवं मंजूरी की आवश्यकता भी पड़ती है। आपको बता दें कि हाई कोर्ट्स में नियमित न्यायाधीशों तथा अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 व 224 के तहत की जाती है। इसके अलावा अन्य कारकों की बात करें तो निचली अदालतों में न्यायिक पदों पर नियुक्ति की परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने में काफी समय लगता है। वहीं न्यायाधीशों को कम वेतन मिलता है और उन पर कार्य का बोझ भी अधिक होता है। इस वजह से प्रतिभाशाली वकील न्यायाधीश बनने के इच्छुक नहीं होते हैं। चलिए अब जानते हैं कि अदालतों में पद रिक्त रहने के क्या प्रभाव होते हैं। पहला है न्याय में देरी होना। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में क्रमशः 19,500 तथा 27 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। वहीं लंबित मामलों के अधिक होने के अन्य कारण हैं। न्यायिक अवसंरचना में कमी, सुनवाई का बार बार टलना, मामलों के निपटान के लिए समय सीमा तय नहीं होना आदि। इसके अलावा देश की आबादी की तुलना में न्यायाधीशों का अनुपात कम होना। इस वजह से न्यायिक अधिकारियों पर कार्य का बहुत अधिक तनाव रहता है। ऐसे में उनसे गलतियां होने की आशंका बनी रहती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2002 में अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में एक निर्देश पारित किया गया था। इसके अनुसार 2007 तक ट्रायल कोर्ट में प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 50 न्यायाधीश होने चाहिए। हालांकि 2024 में भी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर 25 न्यायाधीश का अनुपात भी प्राप्त नहीं किया जा सका है। चलिए अब इसकी आगे की राह पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC फ्रेमवर्क पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इससे न्यायिक नियुक्तियों में संतुलन सुनिश्चित होगा। इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही दोनों सुनिश्चित हो सकती हैं। इसी के साथ ही अखिल भारतीय न्यायिक सेवा AIJS का गठन, सिविल सेवकों की भर्ती के समान जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए केंद्रीकृत भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। इससे न्यायपालिका में अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में एक रूपता भी सुनिश्चित होगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं के गठन से संबंधित है। अन्य उपायों की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार किया जाना चाहिए तथा न्यायालयों में न्यायाधीशों की कुल संख्या की समय समय पर समीक्षा करनी चाहिए आदि।
चलिए अगली खबर की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार ने पर्यटक अवसंरचना सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए SASCI योजना के तहत 3,296 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता SASCI योजना के तहत 23 राज्यों में 40 परियोजनाओं की पहचान की गई है। इनका उद्देश्य आइकॉनिक पर्यटन केंद्रों को वैश्विक मानकों के अनुसार विकसित करना है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं SASCI योजना के बारे में। इसका लक्ष्य पर्यटन विकास के लिए राज्यों को 50 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना है। यह ऋण देश में आइकॉनिक पर्यटन केंद्रों का बड़े पैमाने पर विकास करने, ब्रांडिंग करने और वैश्विक स्तर पर उनकी मार्केटिंग करने के लिए दिया जाता है। इस योजना का व्यापक उद्देश्य स्थानीय अर्थव्यवस्था का विकास तथा संधारणीय पर्यटन परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है। चलिए अब जानते हैं भारत के पर्यटन क्षेत्र को। इसकी वर्तमान स्थिति की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स TTDI 2024 रिपोर्ट के अनुसार 119 देशों में भारत 39वें स्थान पर है। भारत में 2023 में 9.52 मिलियन विदेशी पर्यटक आए थे, जो 2022 की तुलना में 47.9% की वृद्धि है। पर्यटन क्षेत्र के महत्व को देखें तो पहला है GDP में योगदान। वित्त वर्ष 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में 5% का योगदान दिया है और 2022-23 में पर्यटन क्षेत्र में 76.17 मिलियन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित हुए। विदेशी मुद्रा आय की बात करें तो वित्त वर्ष 2023 में भारत को पर्यटन से 2.3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। और आखिर में भविष्य का अनुमान देखें तो 2028 तक भारत में पर्यटन और आतिथ्य सत्कार उद्योग से $59 बिलियन से अधिक का राजस्व उत्पन्न होने का अनुमान है। चलिए खबर के अंत में भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में समझते हैं। इसमें पहला है राष्ट्रीय विरासत शहर विकास और संवर्धन योजना HRIDAY। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना 2015 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और पुनर्जीवित करना है। इसके अलावा तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान पर राष्ट्रीय मिशन PRASHAD शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य तीर्थ स्थलों को प्राथमिकता, योजनाबद्ध और संधारणीय तरीके से एकीकृत करना है ताकि संपूर्ण धार्मिक पर्यटन का अनुभव प्रदान किया जा सके। और आखिर में देखो अपना देश पहल 2020 शुरू की गई है। इसका उद्देश्य घरेलू पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना है। आइए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने ग्लोबल आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट वैश्विक खाद्य सुरक्षा के संबंध में मौजूदा जानकारी प्रदान करती है। साथ ही इसमें खाद्य संकटों का सामना करने तथा भुखमरी के मूल कारणों से निपटने के लिए WFP द्वारा समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया है। चलिए इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है वैश्विक भुखमरी संकट। 74 देशों में लगभग 343 मिलियन लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें से 1.9 मिलियन लोग भुखमरी की कगार पर हैं। भुखमरी के प्रमुख कारकों की बात करें तो सूडान, गाजा आदि 16 भुखमरी वाले क्षेत्रों में से 14 में सशस्त्र हिंसा इसका एक प्रमुख कारण है। अन्य कारकों में खाद्य मुद्रास्फीति, चरम मौसमी घटनाएं आदि शामिल है। 65% गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोग संघर्ष प्रभावित परिस्थितियों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगला है वित्तीय आवश्यकता। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP को 123 मिलियन सबसे सुभेद लोगों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने के लिए 16.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। आइए अब इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित मुख्य बिंदुओं को समझते हैं। विश्व भर के कुपोषित लोगों में से 1/4 लोग भारत में रहते हैं। लगभग 21.25% जनसंख्या प्रतिदिन 1.90 अमेरिकी डॉलर से कम पर जीवन यापन करती है। 6 से 59 महीने की आयु में 38% बच्चे गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं।
अब भुखमरी से निपटने के लिए WFP के दृष्टिकोण की बात करें तो दीर्घकालिक समाधान के लिए स्थानीय पौष्टिक खाद्य विकल्पों, फूड फोर्टिफिकेशन और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों में निवेश करना चाहिए। साथ ही बेहतर आजीविका, जलवायु संरक्षण आदि के माध्यम से सुभेद समुदायों को आघातों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना चाहिए। इसके अलावा इसमें स्थानीय स्तर पर संस्थागत क्षमता को बढ़ाना, खाद्य असुरक्षा को प्रभावित करने वाली लैंगिक असमानताओं का समाधान करना आदि भी शामिल है। चलिए अब विश्व खाद्य कार्यक्रम के बारे में भी समझ लेते हैं। इसका मुख्यालय रोम में स्थित है। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP सबसे बड़ी मानवतावादी एजेंसी है। यह आपात स्थितियों में लोगों की जान बचाती है और सहायता के जरिए समुदायों को आत्मनिर्भर बनने एवं आघातों से निपटने में सक्षम बनाती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा की गई थी। इसकी उपस्थिति 120 से अधिक देशों में है। इसके वित्त पोषण की बात करें तो इसे सरकारों, कॉर्पोरेट्स और निजी दानकर्ताओं से स्वैच्छिक रूप से दान प्राप्त होता है। आपको बता दें कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आइए अगली खबर की शुरुआत करते हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम की उपलब्धियों का उल्लेख किया। मंत्रालय के अनुसार इथेनॉल सम्मिश्रण की दर 2013-14 के 1.53% से बढ़कर 2023-24 में लगभग 14.6% हो गई है। चलिए सबसे पहले इथेनॉल सम्मिश्रित पेट्रोल EBP कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में पेट्रोल में इथेनॉल के सम्मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसका लक्ष्य 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रित करना है। यह लक्ष्य अर्जित करने की समय सीमा पहले 2030 निर्धारित की गई थी, जिसे बदलकर 2025-26 किया गया है। चलिए अब EBP कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने वाली पहले भी जान लेते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू की गई है और समर्पित इथेनॉल संयंत्रों DEPs की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए इथेनॉल ब्याज अनुदान योजनाएं EISS चलाई जा रही है। इसी के साथ EBP कार्यक्रम के लिए इथेनॉल पर GST को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है और एक बार फिर से प्रशासित मूल्य तंत्र की शुरुआत की गई है। इसके अलावा देश भर में इथेनॉल की सुचारू आवाजाही के लिए उद्योग विकास और विनियमन अधिनियम 1991 में संशोधन किया गया है। चलिए अब इथेनॉल सम्मिश्रण के प्रमुख लाभ जानते हैं। पहला लाभ है विदेशी मुद्रा की बचत। 2014 से अब तक 18.5 मिलियन टन कच्चे तेल को इथेनॉल से बदला गया है, जिससे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होने के कारण 1.08 ट्रिलियन रुपए की बचत हुई है। साथ ही इथेनॉल सम्मिश्रण से अब तक कार्बन उत्सर्जन में 55.7 मिलियन मैट्रिक टन की कमी आई है, जिससे पर्यावरणीय संधारणीयता को बढ़ावा मिला है। इसके अलावा इससे चीनी उद्योगों के प्रमुख मुद्दों का समाधान हुआ है। इथेनॉल उत्पादन ने चीनी कारखानों को अपने अधिशेष चीनी स्टॉक को कम करने और गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए शीघ्र राजस्व उत्पन्न करने में मदद की है। आइए अब इथेनॉल क्या है यह समझते हैं। इथेनॉल एक निर्जल एथिल अल्कोहल है। यह गन्ना, मक्का, गेहूं और उच्च स्टार्च सामग्री वाले अन्य फसलों से तैयार एक नवीकरणीय ईंधन है। इसे अलग अलग सम्मिश्रण बनाने, उत्सर्जन कम करने और इंजन की दक्षता में सुधार के लिए पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, जैसे कि E20 जो पेट्रोल में 20% इथेनॉल का सम्मिश्रण है और E100 यह 5% पेट्रोल और 1.5% सह विलायक के साथ सम्मिश्रित 93% इथेनॉल को दर्शाता है। आपको बता दें कि फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स यानी FFVs को E100 तक इथेनॉल के अलग अलग सम्मिश्रणों पर संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम CPP का समर्थन किया। भारत और ADB ने $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते के तहत बागवानी के लिए सीपीपी को प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु विनियामक फ्रेमवर्क और संस्थागत प्रणालियां विकसित की जाएंगी। चलिए पहले स्वच्छ पौध कार्यक्रम सीपीपी के बारे में जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इस कार्यक्रम की शुरुआत एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत की गई है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें फलों, सब्जियों, जड़ व कंद फसलों आदि को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य फसल की पैदावार में वृद्धि करने के उद्देश्य से किसानों को वायरस मुक्त व उच्च गुणवत्ता वाली रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करना है। इसके प्रमुख घटकों की बात करें तो इसके तहत 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। ये केंद्र उन्नत नैदानिक चिकित्सा विज्ञान और टिश्यू कल्चर प्रयोगशालाओं से सुसज्जित होंगे। बीज अधिनियम 1966 के तहत विनियामक फ्रेमवर्क द्वारा समर्थित एक प्रमाणन प्रणाली बनाई गई है। अवसंरचना विकास के रूप में बड़े पैमाने पर नर्सरी विकास के लिए समर्थन प्रदान किया जाएगा। इस योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHB और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस योजना को ADB की 50% सहायता से 2024 से 30 तक लागू किया जाएगा। आइए बागवानी क्षेत्र के लिए शुरू की गई कुछ अन्य पहले भी देख लेते हैं। पहला है भू सूचना विज्ञान का उपयोग करके बागवानी मूल्यांकन और प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम चमन। इसका उद्देश्य बागवानी फसलों के तहत आने वाले क्षेत्र और उत्पादन के आकलन हेतु वैज्ञानिक पद्धति विकसित करना तथा उसे मजबूत करना है। दूसरा है किसान रेल सर्विस। इसका संचालन फलों और सब्जियों सहित जल्दी खराब होने वाली जीन्स के परिवहन के लिए किया जा रहा है। तीसरा है पूंजी निवेश सब्सिडी योजना। इसे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने शुरू किया है। चलिए भारत के बागवानी क्षेत्र को एक नजर में समझते हैं। बागवानी क्षेत्र देश की कृषि GDP में लगभग 33% सकल मूल्य का योगदान देता है तथा 18% कृषि भूमि को कवर करता है। बागवानी क्षेत्र कृषि निर्यात में सालाना 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का योगदान देता है। खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार भारत विश्व में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चलिए नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA ने परमाणु तकनीकों की भूमिका को रेखांकित किया। IAEA ने इस बात पर जोर दिया है कि परमाणु तकनीकें वैश्विक चुनौतियों के लिए नए समाधान प्रस्तुत कर रही हैं। सबसे पहले अलग अलग क्षेत्रकों में परमाणु तकनीकों के प्रमुख उपयोग पर बात करते हैं। पहला है चिकित्सा में उपयोग। इसका बीमारी की जांच करने और इलाज में उपयोग किया जाता है, जैसे कि एक्सरे जांच मशीन से ब्रेस्ट कैंसर का समय पर पता लगाकर इलाज शुरू किया जा सकता है। साथ ही रेडियो एक्टिव आयोडीन I-131 का उपयोग थायराइड कैंसर और थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करने वाली अन्य बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है। दूसरा है ऊर्जा क्षेत्र में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के अनुसार विश्व की लगभग 10% बिजली का स्रोत परमाणु ऊर्जा है। इसी के साथ कृषि क्षेत्र में इसका उपयोग देखें। फॉलआउट रेडियोन्यूक्लाइड FRN तकनीक मृदा में रेडियोन्यूक्लाइड की मात्रा का विश्लेषण करके अपरदन पैटर्न को मापती है तथा रेडियो इम्यूनोएसे RIA तकनीक के द्वारा पशुओं में हार्मोन के स्तर का पता लगाया जाता है। इससे कृत्रिम गर्भाधान के लिए सटीक समय निर्धारित करना संभव हो जाता है आदि। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में इसके उपयोग की बात करें तो आइसोटोप हाइड्रोलॉजी हाइड्रोलॉजिकल चक्र में जल की गतिविधियों की निगरानी के लिए स्थायी यानी स्टेबल और रेडियो एक्टिव दोनों प्रकार के आइसोटोप्स का उपयोग करता है। आपको बता दें कि आइसोटोपिक तकनीकें चरम मौसम की घटनाओं की निगरानी में मदद करती हैं। अब उद्योग क्षेत्र में इसके उपयोग देखें तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर्स का व्यापक रूप से महंगे औद्योगिक उपकरणों में त्रुटियों का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। इससे इन उपकरणों की संचालन अवधि बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में परमाणु तकनीकों के उपयोग की बात करें तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में इसका उपयोग किया जाता है।
खाद्य विकिरण यानी फूड इरेडिएशन तकनीक के तहत खाद्य पदार्थों को गामा किरणों के प्रभाव में लाया जाता है। इससे खाद्य जनित बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और आखिर में रेडियो आइसोटोप थर्मल जनरेटर RTG, इसका उपयोग अंतरिक्ष मिशनों में किया जाता है। खबर के अंत में परमाणु तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए शुरू प्रमुख पहले भी जान लेते हैं। वैश्विक पहलों की बात करें तो एटम्स फॉर फूड पहल शुरू की गई है। यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा शुरू की गई पहल है। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाने और खाद्य हानि को कम करने हेतु नवीन परमाणु तकनीकों का उपयोग करने के लिए देशों को सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर का निर्माण किया जा रहा है। इसका निर्माण फ्रांस में किया जा रहा है। यह संलयन ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट का परीक्षण करने वाली सबसे बड़ी टोकामक मशीन होगी। चलिए अब भारत द्वारा शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY के तहत बहु उत्पाद खाद्य विकिरण यूनिट्स की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए हैं और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC गामा विकिरण के जरिए उत्परिवर्तन प्रेरित करके उच्च उपज वाली बीज की किस्में विकसित करता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम जानेंगे बोस्निया और हर्जेगोविना के बारे में, जिसकी राजधानी साराजेवो है। हाल ही में भारत तथा बोस्निया और हर्जेगोविना ने साराजेवो में चौथा विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। आइए सबसे पहले इसकी भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानते हैं। यह यूरोप के पश्चिमी बाल्कन प्रायद्वीप में अवस्थित है। इसके सीमावर्ती राष्ट्रों की बात करें तो इसकी सीमाएं उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में क्रोएशिया से, पूर्व में सर्बिया से तथा दक्षिण पूर्व में मोंटेनेग्रो से लगती है। साथ ही इसकी समुद्री सीमा दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर से लगती है। बोस्निया और हर्जेगोविना की भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो यहाँ समशीतोष्ण महाद्वीपीय, अल्पाइन तथा भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी मेंगलिक पर्वत है और इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला डायनेरिक आल्प्स है। वहीं यहाँ की प्रमुख नदियों में सावा और नेरेत्वा आदि शामिल हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 कुछ धार्मिक स्थलों के सर्वेक्षण पर अपील दायर करने के कारण चर्चा में था। उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991 किसी भी उपासना स्थल को पूरी तरह या आंशिक रूप से किसी दूसरे धर्म के उपासना स्थल में बदलने पर रोक लगाता है। भारत को 2025 से 2026 की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना 2005 में हुई थी। यह एक अंतर सरकारी सलाहकार निकाय है। 8 कोर उद्योगों के सूचकांक में अक्टूबर 2023 की तुलना में अक्टूबर 2024 में 3.1% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह सूचकांक अर्थव्यवस्था के 8 कोर क्षेत्रकों के अलग अलग और सामूहिक प्रदर्शन को मापता है। संयुक्त राष्ट्र सभ्यताओं के गठबंधन यानी UNAOC के 10वें वैश्विक मंच ने पुर्तगाल में कॉस्केस घोषणा पत्र को अपनाया। UNAOC की स्थापना 2005 में हुई थी। यह संघर्ष की रोकथाम और संघर्ष समाधान में संयुक्त राष्ट्र महासचिव के सॉफ्ट पावर राजनीतिक साधन के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय MOHFW ने सर्पदंश यानी कि स्नेक बाइट के मामलों और इससे होने वाली मौतों को सूचित करने योग्य बीमारी के रूप में नामित किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के आगामी एक्सियोम 4 मिशन के लिए चयनित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों ने प्रशिक्षण का प्रारंभिक चरण पूरा कर लिया है। केंद्र ने SASCI योजना के तहत रामप्पा सर्किट के विकास के लिए ऋण को मंजूरी प्रदान की। राज्यसभा सभापति ने नियम 267 के बार बार इस्तेमाल पर चिंता प्रकट की।
इस नियम के तहत राज्यसभा के सदस्य सभी सूचीबद्ध कार्यों को निलंबित करने और देश के सामने आने वाले महत्व के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक लिखित नोटिस दे सकते हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।